नमस्कार साथियों, एएसपी कोचिंग जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट बॉडी वॉल के बारे में। ठीक है, इंसेक्ट बॉडी वॉल को ही उसके इंटीग्यूमेंट या एक्सोस्केलेटन कहा जाता है, जिसे हिंदी में कीट की देहभित्ति, आवरण या बाह्य कंकाल कहा जाता है। तो तीनों टर्म एक ही है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंसेक्ट बॉडी वॉल, इंटीग्यूमेंट और एक्सोस्केलेटन तीनों एक ही टर्म है। जो उसकी बॉडी वॉल होती है, इनके लिए ही इंटीग्यूमेंट या एक्सोस्केलेटन जो हमारा टर्म है इसका यूज किया जाता है। अब देखो, सबसे बड़ी इसमें समझने वाली बात है कि इंसेक्ट की जो बॉडी वॉल है ये तीन अलग अलग लेयरों से बनी होती है। ठीक है, सबसे पहले आती है क्यूटिकल, दूसरी आती है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस का दूसरा नाम है हाइपोडर्मिस। ठीक है, और थर्ड लेयर आती है अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है? क्यूटिकल कहलाता है। ये पूरी की पूरी लेयर क्या कहलाती है दोस्तों? क्यूटिकल कहलाती है। ठीक है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। जो सेकंड बीच वाली जो लेयर होती है इसको एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। तो इसको भी मेंशन कर लेते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, या फिर क्या कहते हैं इसको? हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, और जो लास्ट वाली आपको लेयर दिखाई दे रही है एकदम पतली, इसको बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तीन इसकी मेन लेयर होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जो क्यूटिकल है ये भी तीन लेयर्स के अंदर डिवाइडेड रहती है, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। ठीक है, तो क्यूटिकल की भी तीन लेयर होती है। अब ये आपको जो क्यूटिकल वाला एरिया दिखाई दे रहा है, हम इसको भी अलग अलग तीन लेयरों के अंदर बांट के स्टडी करते हैं। जो क्यूटिकल की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है इसे क्या कहा जाता है? एपिक्यूटिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एपिक्यूटिकल कहा जाता है। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो लेयर है ये कौन सी लेयर है? एपिक्यूटिकल। कौन सी है? एपिक्यूटिकल। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक लेयर पाई जाती है, इसको बोला जाता है एक्सोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल। ठीक है, और यहां पर इसकी क्यूटिकल की जो अंतिम लेयर पाई जाती है इसे एंडोक्यूटिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोक्यूटिकल। ठीक है, अब दोस्तों जो एक्सोक्यूटिकल है और एंडोक्यूटिकल है, इन दोनों को कलेक्टिवली प्रोक्यूटिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोक्यूटिकल कहा जाता है। ठीक है, यहां तक की बात कंप्लीट होती है। अब बात आती है कि इसके अंदर सर सेलुलर लेयर कौन सी होती है और नॉन सेलुलर लेयर कौन सी होती है। तो जो एपिडर्मिस है और हाइपोडर्मिस है ये एक एक प्रकार की सेल्यूलर लेयर है। कौन सी है? सेल्यूलर लेयर है। बाकी ये दोनों लेयर कैसी है? नॉन सेलुलर लेयर है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब लिख लेते हैं इसके अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बारे में अपन ने भी स्टडी की है। ठीक है, उनके बारे में लिख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात कि जो बॉडी वॉल होती है ये शरीर के बाह्य आवरण होता है। क्या होता है? शरीर का बाह्य आवरण। तो लिख सकते हैं कीट के शरीर के बाह्य आवरण को हम बॉडी वॉल या इंटीग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी वॉल या इंटीग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो लिखो, सबसे पहले अपन लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट कि कीट के शरीर के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बॉडी वॉल को। बॉडी वॉल को हिंदी में क्या कहा जाएगा? बॉडी वॉल को हिंदी में कहा जाएगा देहभित्ति। बॉडी वॉल या देहभित्ति कहते हैं, देहभित्ति कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बात कंप्लीट होती है। बॉडी वॉल को क्या बाह्य आवरण को क्या कहेंगे? देहभित्ति कहेंगे। अब ये देहभित्ति है, ये तीन परतों से मिलकर बनी होती है। लिखो, देहभित्ति तीन परतों से मिलकर बनी होती है। तीन परतों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीन परतें कौन कौन सी है लिख लीजिए एक साथ। एक तो है क्यूटिकल। क्या है? क्यूटिकल। दूसरी कौन सी है? एपिडर्मिस। दूसरी कौन सी है? एपिडर्मिस है। और तीसरी कौन सी है दोस्तों? ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो जाएगी बात किसकी? बेसमेंट मेम्ब्रेन की। तो इस प्रकार के क्यूटिकल, एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन ये तीन परतों से मिलकर बनी हुई होती है।
अब जिसमें से ये जो एपिडर्मिस है ये क्या होती है, सेलुलर लेयर होती है। कैसी होती है, सेलुलर लेयर होती है। जबकि ये अपनी क्यूटिकल है ये नॉन सेलुलर होती है। कैसी होती है दोस्तों, नॉन सेलुलर। ठीक है, मतलब ये कोशिकीय लेयर होती है, परत होती है, और ये अकोशिकीय परत होती है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, क्यूटिकल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, क्यूटिकल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड नंबर पे पढ़ लेंगे इसके बारे में, किसके बारे में, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस के बारे में। तो क्यूटिकल होता क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि सर क्यूटिकल कौन सी लेयर होती है। तो मैंने आपको बताया जो कीट का शरीर है उसकी अकोशिकीय लेयर है। मैंने अभी आपको क्या लिखवाया, नॉन सेलुलर लेयर होती है और सबसे बाहरी लेयर होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यह जो लेयर है क्यूटिकल ये बहुत ज्यादा जटिल होती है, कॉम्पैक्ट होती है, अकोशिकीय होती है, मतलब नॉन सेलुलर होती है, और सबसे बाहर की लेयर होती है। जो क्यूटिकल है ये मेनली काइटिन और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन और प्रोटीन की बनी होती है। इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। जो हमारा हाइपोडर्मिस था जब उसका स्त्राव होता है, ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, क्यूटिकल का निर्माण होता है। अब क्यूटिकल की भी अलग अलग लेयर होती है, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल। ठीक है, उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह जटिल अकोशिकीय वह सबसे भारी परत होती है। ठीक है, तो क्यूटिकल क्या है, यह जटिल अकोशिकीय कोशिकीय वह सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, ये अपन ने डायग्राम के अंदर भी देख लिया था कि सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, क्यूटिकल होती है। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अब लिखो, यह काइटिन और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, काइटिन और प्रोटीन की। तो लिखिए, यह काइटिन की तो मैक्सिमम बनी होती है, 25 से लेके 60% किसकी बनी होती है, काइटिन। वह प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो किस किस की बनी होती है, काइटिन और प्रोटीन की। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्यूटिकल बनी होती है तो काइटिन और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अब लिखिए, यह हाइपोडर्मिस के स्त्राव से बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे बनती है, यह हाइपोडर्मिस के स्त्राव से बनती है। किससे बनती है, जब हाइपोडर्मिस का स्त्रवण होता है, ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है दोस्तों, क्यूटिकल का निर्माण होता है। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अब कई बार एग्जामिनर में काइटिन का क्या पूछ लेते हैं, सूत्र पूछ लेते हैं कि काइटिन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो काइटिन का आपको सूत्र ध्यान होना चाहिए, C8H13O5N क्या होता है, इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो सूत्र लिख लीजिए, सूत्र किसका, काइटिन का। किसका सूत्र लिखवा रहा हूं मैं, काइटिन का। तो लिखिए C8H13O5N, ये क्या है, काइटिन का दोस्तों सूत्र है। इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो हमने 4 पॉइंट पढ़े, चारों की चारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसी लेयर होती है, जटिल तो होती है लेकिन अकोशिकीय होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत बार पूछा गया है सेलुलर लेयर ऑफ क्यूटिकल, तो आपसे पूछा जा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए, सेलुलर है, नॉन सेलुलर है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सबसे भारी लेयर है, हमने पढ़ा किसकी बनी होगी, काइटिन प्रोटीन की। किस स्त्रवण से बनती है, हाइपोडर्मिस के स्त्रवण से बनती है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्यूटिकल की भी कितनी लेयर होती है दोस्तों। क्यूटिकल की भी 3 लेयरें होती है। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। तो लिखिए, क्यूटिकल की भी 3 लेयर होती है। ठीक है, तो क्यूटिकल की भी 3 परतें होती है, 3 परतें या फिर 3 लेयर्स होती है। ठीक है, तो 3 लेयर होती है। सबसे पहली कौन कौन सी होती है, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। तो एक साथ लिख लीजिए, एपिक्यूटिकल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एंडोक्यूटिकल और तीसरा क्या हो जाएगा,
एक्सोक्यूटिकल हो जाएगा, एक्सोक्यूटिकल, क्यूटिकल। ठीक है, ये अपने तीनों पॉइंट क्लियर होते हैं, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। अब हम स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले एपिक्यूटिकल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एपिक्यूटिकल के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे एपिक्यूटिकल। ठीक है, सबसे पहले लेयर आ जाएगी एपिक्यूटिकल। ठीक है, हिंदी में भी एपिक्यूटिकल कहा जाता है, क्यूटिकल। अब जो एपिक्यूटिकल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखो इसमें से क्या क्या अपन से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो जो एपिक्यूटिकल लेयर होती है यह क्यूटिकल की भी सबसे बाहरी लेयर होती है। ध्यान रखना कि यह क्यूटिकल की सबसे बाहरी लेयर होती है। इसके अलावा यह गैर काइटिनियस होती है, मतलब इसके अंदर काइटिन नहीं पाई जाती। क्या प्यारे साथियों, इसके अंदर काइटिन एब्सेंट होती है, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो परत होती है उसकी मोटाई कितनी होती है, कितनी मोटी होती है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लिखिए यह क्यूटिकल की यह क्यूटिकल की, ध्यान रखना मैं किसकी लिखवा रहा हूं, क्यूटिकल की लिखवा रहा हूं। आप लोगों को मैंने जब सबसे बाहरी लेयर लिखवाई थी वो बॉडी वाल की लिखवाई थी, यहां पर अपन बात कर रहे हैं क्यूटिकल की सबसे बाहरी लेयर की। ठीक है, तो यह क्यूटिकल की सबसे बाहरी लेयर होती है, सबसे बाहरी परत है। कौन सी परत है दोस्तों? क्यूटिकल की सबसे बाहरी परत है। हमने डायग्राम में देख भी लिया था किस प्रकार से है। अब लिखेंगे यह गैर काइटिनियस प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? गैर काइटिनियस, या फिर आप बोल सकते हो नॉन काइटिनियस। ठीक है, तो यह गैर काइटिनियस प्रोटीन से बनी होती है, काइटिनियस प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? गैर काइटिनियस प्रोटीन से बनी होती है। इस चीज का भी आपको प्यारे साथियों ध्यान रखना है। ठीक है, यह परत जो होती है एपिक्यूटिकल, ये बहुत ज्यादा पतली होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा पतली होती है, बट क्या होती है? सख्त होती है, एकदम टाइट लेयर होती है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये लिखेंगे यह परत बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है, पतली। ठीक है, कितनी पतली होती है? इसकी जो साइज होती है 0.4 म्यू होती है, ध्यान रखना होती है, परंतु सख्त होती है। कैसी होती है? सख्त होती है। इस चीज का ध्यान रखना, सख्त होती है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर? यह क्यूटिकल की सबसे बाहरी लेयर है। दूसरी बात हमने पढ़ा यह गैर काइटिनियस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तीसरा पढ़ा कि यह बहुत ज्यादा पतली होती है, तो इसकी साइज क्या होती है? 0.4 म्यू होती है, जो बहुत ज्यादा सख्त होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा सबसे पहले, देखो क्या पढ़ा हमने? पढ़ा क्यूटिकल। क्यूटिकल के हमने अंदर 3 लेयरें पढ़ी, एपिक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल। अब जो हम एपिक्यूटिकल पढ़ रहे हैं इसकी भी कुछ लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे इसकी लेयर्स निम्न प्रकार होती है। ठीक है, तो यह इसकी लेयर निम्न होती है, तो लिखो इसकी निम्न परतें है। देखो इसमें भी अलग अलग क्या पाई जाती है? लेयर्स पाई जाती है। ठीक है, कुछ एक तो होती है सीमेंट लेयर, वैक्स लेयर, पॉलीफिनोल लेयर, अलग अलग लेयर्स पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सीमेंट लेयर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सीमेंट लेयर के बारे में बात करेंगे। जो सीमेंट लेयर है इसका जो निर्माण होता है त्वचीय जो ग्रंथि होती है, मतलब जो डर्मल ग्लैंड्स होती है, इसके स्त्रवण से किसका निर्माण होता है? सीमेंट लेयर्स का निर्माण होता है। जो सीमेंट लेयर है ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जो झिल्ली होती है इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। किसको? झिल्ली की बाह्य परत को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सीमेंट लेयर। कौन सी पढ़ेंगे? सीमेंट लेयर, सीमेंट परत। ठीक है, कौन सी पढ़ रहे हैं दोस्तों? सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारा सीमेंट लेयर या सीमेंट परत के बारे में। अब देखो सीमेंट लेयर में लिखेंगे सबसे पहले यह परत त्वचीय ग्रंथि के स्त्रवण से बनती है। ठीक है, तो यह परत त्वचीय ग्रंथि यानी कि डर्मल ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स? डर्मल ग्लैंड्स के स्त्रवण से बनती है। के स्त्रवण से
बनती है। ठीक है, जो डर्मल ग्लैंड्स है इसके स्त्रवण से कौन सी लेयर बनेगी, सीमेंट लेयर बनेगी। जो ये सीमेंट लेयर है ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो लिखेंगे यह परत लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है जो कि झिल्ली के बाह्य आवरण को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है, बाह्य आवरण को सुरक्षा प्रदान करती है। ध्यान रखना, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, सबसे पहले कि जो सीमेंट लेयर है, क्या दोस्तों, सीमेंट लेयर है किस ग्रंथि के स्त्रवण से बढ़ती है, तो त्वचीय ग्रंथि यानी डर्मल ग्लैंड के स्त्रवण से बनती है। कौन सी लेयर, सीमेंट लेयर, पहली बात। दूसरी बात, सीमेंट लेयर बनी किसकी होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसका कार्य क्या होता है, बाह्य परत को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये बात हो गई हमारी सबसे पहली लेयर सीमेंट लेयर के बारे में। दूसरी जो लेयर आती है वो आती है वैक्स लेयर। कौन सी आती है, वैक्स लेयर। ठीक है, वैक्स लेयर या वैक्स परत। ठीक है, इसे वैक्स लेयर कहा जाता है, वैक्स लेयर कहा जाता है। अब देखिए वैक्स लेयर या वैक्स परत होती क्या है, ये इंसेक्ट को डेसिमेशन से बचाती है। किससे बनाती है, डेसिमेशन से बचाती है। डेसिमेशन में उसके अंदर वाटर लॉस से उसको बचाती है। तो हम लोग लिखेंगे इसके अंदर कि यह परत झिल्ली में जलरोधी परत के रूप से कार्य करती है। अब जो वैक्स लेयर है ये हाइड्रोकार्बन हो गए, ठीक है, जो हमारे फैट हो गए, एमाइनो एसिड हो गया, ईस्टर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन सब की बनी होती है। ठीक है, किस किस की बनी होती है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके अलावा फैटी एसिड्स जो वसीय अम्ल होते हैं, मुक्त वसीय अम्ल, ईस्टर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन सब से बनी होती है। ठीक है, तो लिखेंगे यह परत जलरोधी परत के रूप में कार्य करती है। यह परत जलरोधी, कौन सी, जलरोधी परत के रूप में कार्य करती है। जलरोधी परत के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ध्यान रखना, कार्य करती है, जलरोधी परत के रूप में कार्य करती है। ठीक है, या आप लिख सकते हो प्रिवेंट फ्रॉम वाटर डेसिमेशन। ठीक है, अब यह परत हाइड्रोकार्बन, ठीक है, मेनली तो किसकी बनी होती है, हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। 48 से 58%, कितना दोस्तों, 48 से 58%। ठीक है, इसके अलावा मुक्त वसीय अम्ल मतलब जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा ईस्टर, ठीक है, ईस्टर एमाइनो एसिड्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल आदि की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कोलेस्ट्रॉल आदि की। वह कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, ठीक है। अब देखो इसमें अपन को मेन पॉइंट कौन कौन से ध्यान रखना है कि एक तो ये किससे बचाती है, वाटर डेसिमेशन से, मतलब वाटर के लॉस से या जल रोधी परत के रूप में ये क्या करेगी, कार्य करेगी। दूसरी बात किसकी बनी होती है, तो मेनली बनी होती है हाइड्रोकार्बन की 48 से 58%। तो आपको मेनली हाइड्रोकार्बन याद रखना है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर होते हैं। अगली हमारी जो थर्ड लेयर आएगी वो आएगी पॉलीफिनॉल लेयर। कौन सी आएगी, पॉलीफिनॉल लेयर। ठीक है, तो थर्ड लिखेंगे पॉलीफिनॉल लेयर, पॉलीफिनॉल परत। ठीक है, अब देखो दोस्तों पॉलीफिनॉल जो लेयर होती है ये एपिडर्मल जो कोशिकाएं हैं उनसे बनती है। किससे बनती है, एपिडर्मल कोशिकाओं से बनती है। ठीक है, अब ये क्यूटिकल की बाहरी सतह पर जमा हो जाती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि क्यूटिकल की बाहरी सतह पर क्या हो जाती है, जमा होती है। ठीक है, तो लिखेंगे यह क्यूटिकल की बाहरी सतह पर जमा हो जाती है,
हो जाती है। क्या हो जाती है? क्यूटिकल की बाहरी सतह पर जमा हो जाती है। कौन सी लेयर है? पॉलीफिनोल लेयर। ठीक है, इन्हें पोर केनल के माध्यम से एपिडर्मल कोशिकाओं से लाया जाता है। ध्यान रखना, पॉलीफिनोल लेयर का जो निर्माण होता है ये कहां पर हो रहा है? एपिडर्मल कोशिकाओं में। वहां से इसे पोर केनल के माध्यम से लाया जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब आएगी हमारी क्यूटिकुलिन लेयर। कौन सी आएगी? क्यूटिकुलिन लेयर, जो एक प्रकार की नॉन काइटिनियस पॉलीमर्ज्ड लाइपोप्रोटीन की लेयर होती है। ठीक है, मतलब गैर काइटिनियस पॉलीमर्ज्ड लाइपोप्रोटीन से वो बनी होती है। इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे कौन सा? क्यूटिकुलिन। चौथा क्या आ जाएगा? क्यूटिकुलिन। क्यूटिकुलिन, क्यूटिकुलिन परत। ठीक है, तो लिखिए यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यह गैर काइटिनियस लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की बनी होती है। की बनी होती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार पूछा जाता है क्यूटिकुलिन के बारे में कि यह कैसी है? गैर काइटिनियस है। कौन सी है? गैर काइटिनियस है। किसकी बनी होती है? ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है दोस्तों? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो हमने जो एपिक्यूटिकल के अंदर कौन कौन सी लेयर पढ़ी? 4 लेयर पढ़ ली हमने। एक तो सीमेंट लेयर, ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा वैक्स लेयर जो वाटर डेसिमेशन से बचाती है। हमने पढ़ा पॉलीफिनोल लेयर, ठीक है, जो बाहर उसका आवरण होता है क्यूटिकल के, उसके ऊपर जमा हो जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा क्यूटिकुलिन, जो किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किस प्रकार की लाइपोप्रोटीन? गैर काइटिनियस लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अब हमने क्यूटिकल के बाद में पढ़ना है एक्सोस्केलेटन। क्या पढ़ना है दोस्तों? एक्सोक्यूटिकल के बारे में। ठीक है, एपिक्यूटिकल हो गया, अब पढ़ेंगे एक्सोक्यूटिकल के बारे में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लगाइए एक्सोक्यूटिकल। क्या लिखेंगे? एक्सोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल, क्यूटिकल। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सोक्यूटिकल। अब देखो एक्सोक्यूटिकल क्या होती है? ये जो क्यूटिकल होता है उसमें एपिक्यूटिकल के नीचे वाली जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोक्यूटिकल कहते हैं। हमने इसी प्रकार का डायग्राम देखा था। यह जो परत होती है यह मोटी होती है। इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए, जो कि काइटिन तथा स्क्लेरोटिन प्रोटीन की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रोटीन की बनी होती है? काइटिन तथा स्क्लेरोटिन प्रोटीन की बनी रहती है। ठीक है, तो ये लिखेंगे यह एपिक्यूटिकल के नीचे वाली परत होती है। यह एपिक्यूटिकल के नीचे बनी परत है। नीचे बनी परत है। ठीक है, इस पॉइंट का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये प्रोटीन होती है ये मोटी तो होती है, लेकिन किसकी बनी होती है? काइटिन और स्क्लेरोटिन प्रोटीन की। ठीक है, तो यह परत मोटी होती है, जो काइटिन तथा स्क्लेरोटिन प्रोटीन की बनी रहती है। स्क्लेरोटिन प्रोटीन की बनी रहती है। प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। किस किस की बनी रहती है? काइटिन और स्क्लेरोटिन प्रोटीन की बनी रहती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो एक्सोक्यूटिकल है और एंडोक्यूटिकल है, वो एंडो जो क्यूटिकल आएगी वो काइटिन और ऑर्थोप्रोटीन की बनी आएगी। इसलिए इनके अंदर क्या रहता है? कंफ्यूजन सा रहता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, किसकी बनी रह जाएगी? काइटिन और स्क्लेरोटिन की बनती है। किस किस की बनती है? काइटिन और स्क्लेरोटिन की बनती है। अब अगली लेयर आएगी अपनी कौन सी? एंडोक्यूटिकल। ठीक है, तो थर्ड लेयर लिखिए एंडोक्यूटिकल। ओके, अब देखो एंडोक्यूटिकल कौन सी लेयर होती है? देखो ये जो क्यूटिकल है इसकी अंतिम लेयर होती है। लिखो यह क्यूटिकल की अंतिम लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? अंतिम परत या अंतिम लेयर होती है। अंतिम परत होती है।
ठीक है। ये किस किस से बनी होती है दोस्तों? काइटिन और ऑर्थोपोडिन से। ठीक है, तो यह परत काइटिन और तथा ऑर्थोपोडिन प्रोटीन की बनी होती है। तो यह परत काइटिन तथा ऑर्थोपोडिन प्रोटीन की बनी रहती है, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्यूटिकल वाला पोर्शन कंप्लीट होता है कि यह क्यूटिकल की कौन सी लेयर है? एंडोक्यूटिकल अंतिम लेयर है, लास्ट वाली लेयर है। किसकी बनी रहती है? ऑर्थोपोडिन और काइटिन दोनों की बनी रहती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था तो भी बताया था कि जो एपिक्यूटिकल है और एक्सोक्यूटिकल है, क्या बताया था? एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? प्रोक्यूटिकल कहा जाता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट नोट लगा के लिख लीजिए अब कि एपिक्यूटिकल में काइटिन उपस्थित नहीं रहती। ध्यान रखना, एपिक्यूटिकल में काइटिन नहीं पाई जाती है। ठीक है, में काइटिन नहीं पाई जाती है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी लेयर है क्यूटिकल की जिसके अंदर काइटिन नहीं पाई जाती? तो एपिक्यूटिकल। दूसरा ध्यान रखना, एक्सोक्यूटिकल ठीक है, एक तो एक्सोक्यूटिकल की बात हो जाती है, दूसरी एंडोक्यूटिकल। दूसरा क्या हो जाता है? एंडोक्यूटिकल। ठीक है, एंडोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं प्यारे साथियों? दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं हमारे प्रोक्यूटिकल। क्या कहते हैं? प्रोक्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, तो दोनों को कहेंगे प्रोक्यूटिकल। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल कलेक्टिवली नोन एज प्रोक्यूटिकल। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक की बात कंप्लीट होती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। क्यूटिकल का जो क्या कार्य होता है इनके बारे में बात करते हैं। तो जो कीट के शरीर होता है उसको वास्तविक रूप से बनाए रखना। ठीक है, इसके अलावा उसके आंतरिक जो इंटरनल जो पार्ट्स है बॉडी के उनकी रक्षा करना। ठीक है, कीट के शरीर में से पानी को बाहर न उड़ने देना, ये हमने देख लिया किस प्रकार से डेसिवेशन से बचाता है। ठीक है, सीमेंट लेयर उसको रक्षा देती है। और अन्य जो अंग होते हैं जैसे टेंटोरियम हो गया, इनका निर्माण करना, ये सब काम किसके होते हैं? क्यूटिकल के होते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं फंक्शंस। क्या लिखेंगे? फंक्शंस या फिर बोलेंगे कार्य। क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे। तो फंक्शंस या जो कार्य है उसको किस प्रकार से हमें देखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, फंक्शंस और कार्य देख रहे थे। क्या देख रहे थे? फंक्शंस या कार्य। अब इसके अंदर सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे कि ये हमारे जो इंसेक्ट है उसको वास्तविक रूप में बनाए रखता है, या उसके शरीर को, कीट के शरीर को वास्तविक रूप में बनाए रखना। तो इसका पहला कार्य क्या हो जाएगा? कीट के शरीर को वास्तविक रूप में बनाए रखना। कीट के जो शरीर है उसको वास्तविक रूप में बनाए रखना पहला कार्य होता है। आंतरिक कीट के शरीर की जो आंतरिक अंग है उनकी रक्षा करना दूसरा कार्य हो जाएगा। तो लिखिए, कीट के शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करना। रक्षा करना दूसरा हो जाएगा। उसके अंदर वाटर लॉस को कम करना, या कीट के शरीर के से पानी को न उड़ने देना, ये इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कीट के शरीर से पानी को न उड़ने देना। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट हो जाएगा।
फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कीट के शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करने में भी क्यूटिकल हेल्प करता है, जैसे टेंटोरियम। तो टेंटोरियम का जो निर्माण होता है वो क्यूटिकल के द्वारा ही होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो कीट के शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण, विभिन्न अंगों का निर्माण करना, अंगों का निर्माण करना, क्या करना, विभिन्न अंगों का निर्माण करना भी इसी के हाथ में होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो टेंटोरियम, क्या हो गया, टेंटोरियम। तो टेंटोरियम का निर्माण कौन करता है, क्यूटिकल करती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फंक्शन मैंने आपको 4 बताए और चारों के मैंने आपको डिस्क्राइब करके समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूटिकल के संगठन के बारे में। किसके बारे में, क्यूटिकल का कंपोजिशन किस प्रकार का होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे संगठन, क्यूटिकल का संगठन, क्यूटिकल का संगठन, क्यूटिकल का संगठन, क्यूटिकल का संगठन। ठीक है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो क्यूटिकल है यह एक काइटिन की बनी होती है, आर्थोप्रोटीन, आर्थो जो पोडीन प्रोटीन है, स्क्लेरोटीन प्रोटीन, रेजिन प्रोटीन, इन सब की बनी होती है। ठीक है, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब बात करेंगे काइटिन के बारे में कि काइटिन होती क्या है, काइटिन का किस प्रकार से काइटिन का निर्माण होता है, कौन कौन से इसके अंदर जो भी इनके मिनरल्स होते हैं, कौन कौन से क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे काइटिन। ठीक है, किसकी बनी रहती है, मेनली तो काइटिन की बनी रहती है। ठीक है, हमने पहले भी बात कर लिया था 25 से 60% किसकी बनी रहती है, काइटिन की। और काइटिन का सूत्र क्या होता है, C8H13O5N, इसका क्या होता है, सूत्र होता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब देखो काइटिन होती क्या है, ये नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड तथा एन एसिटाइल ग्लूकोसिमाइल से बनी होती है। किस किस से, नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड तथा एन एसिटाइल ग्लूकोसिमाइन से बनी होती है। ठीक है, तो ये लिखेंगे, यह है नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड, यह है नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड, नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड तथा इसके अलावा ध्यान रखना एन एसिटाइल ग्लूकोसिमाइन, किसकी, एन एसिटाइल ग्लूकोसिमाइन, एन या नाइट्रोजिनस एसिटाइल 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 ग्लूकोसिमाइन, ग्लूकोसिमाइन, ग्लूकोसिमाइन से बनी रहती है, से बनी होती है, बनी होती है। तो किससे बनी होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसिमाइन या नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड से बनी रहती है। इंपॉर्टेंट चीज यह पानी में अघुलनशील होती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगली पॉइंट जो हमारी प्रोटीन आती है वो आएगी ऑर्थोपोडिन। किसके बारे में बात करेंगे, ऑर्थोपोडिन प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। तो लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, ऑर्थोपोडिन, ऑर्थोपोडिन, ऑर्थोपोडिन प्रोटीन की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, ऑर्थोपोडिन जो प्रोटीन होती है ये किसकी तो बनी रहती है, तो ये बनी रहती है जो अपने टेंडेड प्रोटीन होती है, मतलब जो शोधित प्रोटीन होती है इसकी बनी होती है, जो जल में अघुलनशील है। ठीक है, वो तो सॉरी ये तो क्या हो जाएगी, स्केलेटन हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं ऑर्थोपोडिन की। तो ऑर्थो जो पोडिन है ये जो अपनी कच्ची प्रोटीन होती है, क्या दोस्तों, कच्ची प्रोटीन होती है, उससे बनी रहती है और जल में घुलनशील होती है। ठीक है, तो लिखिए यह, पहली बात ध्यान रखना, यह कीट के शरीर की, कीट के शरीर की मुख्य संरचनात्मक प्रोटीन है। कीट के शरीर की कैसी प्रोटीन है, मुख्य संरचनात्मक प्रोटीन है। इस चीज का ध्यान रखना है, मुख्य संरचनात्मक क्या है, प्रोटीन है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यह कच्ची प्रोटीन से बनी होती है, यह है कच्ची प्रोटीन, तथा कच्ची प्रोटीन से तो बनी रहती है, किससे बनी होती है, कच्ची प्रोटीन से बनी होती है तथा जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। कच्ची प्रोटीन से बनी होती है, कच्ची प्रोटीन से बनी होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, बात करेंगे आगे अगले कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो ये क्या होती है, कीट के यह कच्ची प्रोटीन से बनी होती है, से
बनी होती है, बनी होती है। किससे बनी होती है? कच्ची प्रोटीन से बनी होती है, ध्यान रखना। इसके अलावा यह जल में, यह जल में, जल में घुलनशील होती है। कैसी होती है? घुलनशील, घुलनशील होती है, घुलनशील होती है। जल में क्या होती है? घुलनशील होती है। इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्थ्रोपोडीन यह मुख्य संरचनात्मक प्रोटीन होती है। किससे बनी होती है? कच्ची जो प्रोटीन होती है उससे बनी होती है, जल में घुलनशील होती है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगली प्रोटीन आएगी स्क्लेरोटीन। क्या सी आ जाएगी? स्क्लेरोटीन प्रोटीन आ जाएगी। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं, स्क्लेरोटीन प्रोटीन। देखिए थर्ड, स्क्लेरोटीन। अब देखो स्क्लेरोटीन जो प्रोटीन होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये अनटेंडेड प्रोटीन से बनती है। किससे बनती है? अनटेंडेड, जो अपनी अनटेंडेड प्रोटीन होती है, शोधित जो प्रोटीन होती है उनसे बनती होती है। टेंडेड प्रोटीन से, जो जल में क्या होती है? घुलनशील होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो लिखो यह शोधित प्रोटीन, शोधित प्रोटीन से बनती है। यह शोधित प्रोटीन से बनी होती है, शोधित प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, जो जल में अघुलन होती है, जल में अघुलनशील होती है। क्या सी होती है? जल में अघुलनशील होती है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो बनी किसकी होती है? शोधित प्रोटीन, मतलब जो हमारी टेंडेड प्रोटीन होती है उससे बनी होती है, और जल में घुलनशील होती है। अब आप नोट डाल के एक पॉइंट अलग से लिख लीजिए कि जो रेजिन प्रोटीन होती है, नोट डाल के लिख लीजिए अलग पॉइंट। ठीक है, रेजिन प्रोटीन होती है। इंसेक्ट के अंदर एक प्रोटीन होती है रेजिन या इलास्टिन। क्या होती है? रेजिन या इलास्टिक प्रोटीन होती है। यह पंख में लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होती है। किसमें लचीलेपन के लिए? पंख के अंदर लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो रेजिन या प्लास्टिन, रेजिन या फिर उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इलास्टिक प्रोटीन। क्या है? इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक लिखियो। पंख में लचीलेपन के लिए जिम्मेदार, पंख में लचीलेपन के लिए जिम्मेदार, के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है, जिम्मेदार होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हमने स्टार्ट किया इंसेक्ट बॉडी वाल। क्या स्टार्ट किया? इंसेक्ट बॉडी वाल। मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट की जो बॉडी वाल होती है प्यारे साथियों, इसमें मैंने आपको क्या बताया? इनकी अलग अलग क्या होती है? लेयर्स होती है। क्या होती है? अलग अलग लेयर्स होती है, अलग अलग परतें होती है। तो इनकी तीन मेन परतें होती है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो एपिडर्मिस है इसको हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्यूटिकल की जो लेयर होती है इसमें सबसे बाहरी लेयर होती है एपिक्यूटिकल, इसके बाद में एक्सो और एंडोक्यूटिकल। जो एक्सो और एंडोक्यूटिकल है इसे कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? प्रोक्यूटिकल कहा जाता है। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। हमने क्या पढ़ा कि कीट की जो बाह्य आवरण है, बॉडी बाह्य आवरण होता है उसे हम बॉडी वाल या देह भित्ति कहते हैं। ठीक है, देह बत्ती तीन अलग अलग परतों से मिलकर बनी होती है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस जो हमने अभी तक पढ़ा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेलुलर लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। ध्यान रखना, एपिडर्मिस एक सेलुलर लेयर है। ठीक है, क्यूटिकल नॉन सेलुलर लेयर है। बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहां से, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। फिर हमने किसकी बात करी प्यारे साथियों? हमने बात करी क्यूटिकल के बारे में। क्यूटिकल के बारे में बात करी, और क्यूटिकल के बारे में मैंने आपको बताया यह एक जटिल लेयर होती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको इसके ऊपर बताया कि यह कैसे होती है? अकोशिकीय, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकोशिकीय भी होती है और सबसे बाहर की लेयर होती है। यहां तक हम चर्चा कर चुके थे। अब यह किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अब काइटिन का मैंने आपको सूत्र बता दिया, C8H13O5 काइटिन का सूत्र होता है। ठीक है, अब काइटिन किससे बनी होती है? लेकिन इसमें मेनली काइटिन कितनी होती है? 25 to 60%। कितनी होती है? 25 to 60% होती है। ठीक है, अब जो बनती है जो हमारी क्यूटिकल बनती है, ये बनती किसके स्त्रावण से है?
हैं तो ये एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, यहाँ हाइपोडर्मिस की जगह आपको एपिडर्मिस भी लिखा जा सकता है क्योंकि एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस एक ही चीज है। तो हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस के स्त्रवण से मिलती है। ठीक है, यहां तक हम चर्चा कर चुके थे। हमने पढ़ा कि क्यूटिकल की भी 3 लेयर होती है सर, एपिक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि एपिक्यूटिकल जो होती है ये सबसे बाहर की लेयर होती है। किसमें? क्यूटिकल में सबसे बाहर की लेयर होती है जो काइटिनियस प्रोटीन से मिलकर बनी होती, गैर काइटिनियस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पतली लेयर होती है सर, 0.4 म्यू इसकी साइज होती है, लेकिन ये बहुत सख्त होती है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके होते हैं। ठीक है, अब जो एपिक्यूटिकल थी इसकी भी कुछ परतें आती है। सबसे पहली परत आती है सीमेंट परत। कौन सी आती है दोस्तों? सीमेंट लेयर कहा जाता है। और सीमेंट लेयर त्वची जो ग्रंथियां होती है, डर्मल जो ग्लैंड्स होती है, इनके स्त्रवण से बनती है। ठीक है, अब ये बनी किसकी होती है सर? तो ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है जो झिल्ली को क्या करती है? सुरक्षा देने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा वैक्स लेयर। कौन सी लेयर पढ़ी? वैक्स लेयर पढ़ी। और वैक्स लेयर किस जो इंसेक्ट के अंदर बनी होती है, हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। ठीक है, किसका कार्य करती है? तो ये जल रोधी परत के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है? जल रोधी परत के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद में हमने पॉलीफिनोल लेयर पढ़ी। इसका मेन कोई कार्य होता नहीं है, बस ये बाहरी सतह पर क्या होती है? जमा हो जाती है। हमने पढ़ा क्यूटिकुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैर काइटिनियस लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हमने एक्सोक्यूटिकल पढ़ा, सेकंड लेयर। और एक्सोक्यूटिकल जो हमारी क्यूटिकल होती है, एपिक्यूटिकल, उसके जस्ट नीचे वाली लेयर होती है, एक्सोक्यूटिकल कहलाती है। और जो एक्सोक्यूटिकल है ये काइटिन तथा स्क्लेरोटिन दोनों प्रोटीन की बनी होती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काइटिन और स्क्लेरोटिन की बनी होती है। ठीक है, अब एक्सो के अलावा हमने पढ़ा एंडोक्यूटिकल, तो ये काइटिन और आर्थोपोडिन प्रोटीन की बनी होती है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, एंडोक्यूटिकल काइटिन और ऑर्थोपोडिन प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अब एपिक्यूटिकल में काइटिन नहीं पाई जाती है, हमने बात कर ली थी पहले भी। एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल को हम क्या कहते हैं? प्रोक्यूटिकल कहते हैं। इस चीज को आपको अच्छे से पता है। फंक्शंस क्या है कि क्यूटिकल के, कि क्यूटिकल जो शरीर, कीट का जो शरीर है उसको वास्तविक रूप में बनाए रखना, कीट के शरीर के आंतरिक रक्षों की रक्षा करना, कीट के शरीर से पानी को उड़ने न देना, अलग अलग प्रकार के अंगों का निर्माण करना जैसे टेंटोरियम वगैरह। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब क्यूटिकल का संगठन हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा काइटिन, क्योंकि काइटिन सबसे ज्यादा इसका भाग होता है। कितना परसेंट तक? 60% तक। ठीक है, तो काइटिन का सूत्र पढ़ा C8H10O5N, इसका क्या होता है? सूत्र होता है। अब जो बनी होती है काइटिन, किसकी बनी होती है? तो N जो नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड है, N का मींस क्या है यहाँ पर? नाइट्रोजनस। तो नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड व N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की ये बनी होती है। ठीक है, काइटिन के बाद में हमने पढ़ा आर्थोपोडिन। क्या पढ़ा? आर्थोपोडिन। और आर्थोपोडिन कीट की क्या है? मेन संरचनात्मक क्या है? प्रोटीन है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। किससे बनी होती है? कच्ची प्रोटीन से बनी होती है, लेकिन जल में क्या रहती है? घुलनशील होती है। जल में क्या है? घुलनशील है आर्थोपोडिन। स्क्लेरोटिन क्या होती है दोस्तों? यह शोधित प्रोटीन होती है। यह एक प्रकार की टेनड प्रोटीन होती है जो जल में क्या रहती है? अघुलन होती है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्क्लेरोटिन और आर्थोपोडिन के बारे में कि जल में घुलनशील है कौन सी लेयर, तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको एक अलग पॉइंट लिखवाया कि रेजिन या इलास्टिन क्या होती है। तो रेजिन इलास्टिक पंख में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है जो पंख में लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।